Hi friends, welcome back to study classes. HPPAC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन अब धीरे धीरे पास आ रहा है। 45 डेज के अराउंड आपके पास समय अवेलेबल है। ये एग्जामिनेशन एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे काम नहीं आएगी। सब्जेक्टिव पेपर के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जनाब आपको पता होने चाहिए कि व्हाट आर द हाई प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव एरियाज जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ सकते हैं। और आज के सेशन में मैं आपका पूरा सिलेबस डी कोड करने वाला हूं। आपके पूरे सिलेबस में हर एक यूनिट के क्या ऐसे सब्जेक्टिव एरियाज है जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी और न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से भी। ये सब चीजें आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके लिए पूरे जो टॉपिक्स हैं कंपाइल कर दिए हैं। तो हर एक यूनिट के जो भी आपके फोकस एरियाज होने चाहिए, क्या फोकस करना है आपको हर एक यूनिट में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आपका यूनिट नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस आप उठा रहे हैं, तो आपका सिलेबस और उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीजें किस तरीके से आपको पढ़नी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आपका टॉपिक है यहाँ पे मॉनेटरी फिस्कल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, तो इस टॉपिक में आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रूमेंट्स कवर अप करके जाने हैं। सीएसआर का टॉपिक है, तो सीएसआर के अंदर आपका जो सेक्शन है और आपके जो एक्टिविटीज अलाउड हैं और प्यारे दोस्तों जो आपके प्रोविजंस हैं एप्लीकेबिलिटी के, वो आपको पता होने चाहिए। ईएसजी का टॉपिक है, उसमें आपको क्या फोकस करना है, ग्लोबलाइजेशन में आपको क्या फोकस करना है। ऐसे ही आपके पास जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का टॉपिक है, एफडीआई एफपीआई का टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है। तो जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनमें आपको कहां कहां क्या क्या फोकस करना है, तो प्यारे दोस्तों वो चीज हमने यहाँ पे डाल दी है। ऐसे ही अगर आप अपने यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे बढ़ेंगे, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी रिलेवेंट हो जाता है। तो न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग का टॉपिक है, वहां से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। कंपनी अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जनाब, वहां से भी आपका न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। कॉस्टिंग के भी जितने टॉपिक्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, यहां से भी आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ये वाला जो आपका यूनिट है न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकते हैं, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पूछ सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन डेज के बारे में पूछ सकते हैं। ऑडिटिंग के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं जी बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको जो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है वो कवर अप करके जाने हैं। तो यहाँ पे आपका डिमांड का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड यहां से आपका न्यूमेरिकल का प्रोबेबिलिटी भी बनता है। एंड प्यारे दोस्तों आपके रेवेन्यू के कर्व्स और जो कॉस्ट के कर्व्स हैं वो भी करके जाने हैं। डायग्राम्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी करके जाना। एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो आपके पास रहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के अंदर तो यहाँ पे मॉडल्स भी आपके इंक्लूड किए गए हैं। तो जनाब सारे मॉडल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर ऑब्टेन करके जाना। तो डायग्रामेटिकली इकोनॉमिक्स आपका काफी स्ट्रांग यहाँ पे होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में थ्योरेटिकल सवाल भी बन सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स जो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी जैसे टर्म्स हैं। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है, जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही आपके लीवरेज के टॉपिक से, कैपिटल बजटिंग के जो टेक्निक्स हैं। एंड प्यारे दोस्तों आपके पास यहाँ पे डिविडेंड वाला टॉपिक भी आ रहा है। और आपका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ईओक्यू, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। एंड थ्योरी के क्वेश्चंस भी भरपूर आ सकते हैं। थ्योरी के अंदर आपकी जो डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं, आपकी जो डिविडेंड की थ्योरीज हैं, एंड यहाँ पे आपका फॉरेन एक्सचेंज का जो एक्सपोजर रहता है उससे जुड़े हुए जो पॉइंटर्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईडीआरस हैं, जीडीआरस हैं, दे कैन ऑल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो आपके माइंड में भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए व्हाट आई हैव टू फोकस अपॉन, क्योंकि अभी टाइम काफी लिमिटेड है। इधर उधर मत भटकना, आपका बिल्कुल फोकस्ड प्रिपरेशन अभी आपको करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पे भी आपके डायग्राम्स और ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फॉर्मूलाज भी यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी करके जाने हैं। तो आपके जो डिफरेंट मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन, मोड, सबके बारे में, इनके मेरिट्स, लिमिटेशन, सूटेबिलिटी सब कुछ पढ़ना है। ऐसे ही मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में भी, स्क्यूनेस और कटॉसिस के बारे में भी, और कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में भी।
एंड प्यारे दोस्तों, यहां से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स आपके सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन से, कोरिलेशन से यहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है यहां से आपके न्यूमेरिकल अगेन बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपके हो सकता है कुछ थ्योरेटिकल सवाल आए, बट न्यूमेरिकल सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसको आप न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास है, तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के क्या अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सैंपलिंग के मेथड्स हैं आपके पास, रिसर्च का प्रोसेस है आपके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, और रिसर्च एथिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हर एक टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो आई थिंक एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर लिख सकते हैं। Now let's talk about management principles and business ethics। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जब भी बात होती है तो कुछ मैनेजमेंट के थिंकर्स आपके दिमाग में आ जाते होंगे, टेलर, फ्योल, वेबर, मायो। तो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं दे शुड बी क्लियर। मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, तो हर एक के बारे में यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब कुछ फर्दर स्पेसिफिक टॉपिक्स भी हैं, जैसे आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। डिसीजन मेकिंग के अलग अलग मॉडल्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो हर एक मॉडल के फीचर्स आपको पता होने चाहिए। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो हर एक की सूटेबिलिटी, मेरिट्स, लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंसेस और प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का जो टॉपिक है, स्वॉट एनालिसिस का जो टॉपिक है, इट इज ऑल्सो देयर। पोर्टर के कौन से 5 फोर्सेस हैं वो भी पता होने चाहिए। एंड जनाब आपकी जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रहती हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेटेजीज। और बीसीजी मैट्रिक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा मैट्रिक्स आपको बनाना आना चाहिए। बिजनेस एथिक्स के अंदर जो डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, एथिकली क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आप एथिकल डिलेमा को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, इसकी पूरी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे ना आपके बहुत सारे ओबी के कंसेप्ट्स आने वाले, बहुत सारी थ्योरीज भी यहाँ पे होंगे। जैसे पर्सनालिटी की बात करें तो पर्सनालिटी के बहुत सारे थ्योरीज हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। परसेप्शन की बात करें, अगेन बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनके बहुत सारे थ्योरीज हो सकते हैं। आपके पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूशन थ्योरी रहता है, और कुछ आपके परसेप्शन के बायसेस भी रहते हैं, तो कैसे आप बायस का शिकार हो सकते हैं और कैसे उन बायसेस को दूर करें। एटीट्यूड की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, यहाँ पे आपकी एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी आ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया, तो वो क्या है और किस तरीके से आप अपने वर्क प्लेस पे, ऑर्गेनाइजेशन में उसे मैनेज करेंगे। लर्निंग की डिफरेंट थ्योरीज भी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो हर एक के फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। मोटिवेशन के अंदर आपकी डिफरेंट कंटेंट और डिफरेंट प्रोसेस थ्योरीज हैं, तो हर एक थ्योरी के क्या फीचर्स हैं और क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, ये कवर अप करके जाना। लीडरशिप की थ्योरीज की अगर हम बात करें तो जनाब यहाँ पे आपका एवोल्यूशन है, ट्रेड थ्योरीज हैं, बिहेवियरल थ्योरीज हैं, सिचुएशनल थ्योरीज हैं, तो क्या क्या थ्योरीज आती है इनके अंदर आपको मालूम होने चाहिए। और डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स क्या हो सकते हैं, आज की डेट में हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, कारिस्मेटिक लीडरशिप, ये सब चीजों की भी बात करते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। ग्रुप डायनामिक्स का टॉपिक है, इसमें किस तरीके से ग्रुप्स बनते हैं, और कई बार ये जो ग्रुप्स हैं फायदेमंद होते हैं और कई बार इनके नुकसान भी हो जाते हैं, तो दोनों साइड कवर अप करके जाना। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से आप जब भी टॉपिक्स को पढ़ के जा रहे हो तो उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पे एक बार फोकस करके जाना। पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन का टॉपिक है, तो पावर आपको कैसे मिल सकती है, पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अगेन क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कॉन्फ्लिक्ट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे उसे मैनेज किया जाता है, नेगोशिएशन का प्रोसेस कैसे रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो स्ट्रेस कैसे हो सकता है, क्या उसके कारण है, कैसे उसे डील किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, क्या टाइप्स का कल्चर आपके पास हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, तो यहाँ पे चेंज को लेकर अलग अलग मॉडल्स हैं, थ्योरीज आपके पास अवेलेबल हैं, क्यों लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं और कैसे आप रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का टॉपिक भी है, तो जनाब यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड्स रहते हैं रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन के, उनकी जानकारी, प्लानिंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्या टूल्स, मेथड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, तो ट्रेनिंग के क्या फायदे हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब के कौन कौन से मेथड्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। और जनाब यहाँ पे आपके ना एक एवोल्यूशन मॉडल रहता है व्हिच हैज बीन गिवन बाय कर्कपैट्रिक, इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी करके जाना। जॉब इवैल्यूएशन और कंपनसेशन मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। कंपनसेशन के अंदर कुछ तो मॉनेटरी रहता है और कुछ नॉन मॉनेटरी और फ्रिंज बेनिफिट्स भी रहते हैं, तो सारा डिस्टिंक्शन आपको मालूम होना चाहिए।
परफॉर्मेंस अप्रेजल का टॉपिक भी इंक्लूड किया गया, इसमें आपके डिफरेंट ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो हर एक के बारे में पता होना चाहिए। एंड जनाब आपके जो नए लेबर कोड्स हैं उन सभी लेबर कोड्स के बेसिक फीचर्स आप जरूर करके जाना। आपके 4 लेबर कोड हैं, हर एक कोड के फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। आते हैं जी यूनिट नंबर 8 विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर यू स्टार्ट विद मार्केटिंग के जो अलग अलग फिलोसफीज हैं, एंड यहाँ पे आपका मार्केटिंग में सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे आप ये कर सकते हो, व्हाट आर द बेसिस, क्या इसमें एरर्स हो सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या डिसीजंस आप लेते हो, ब्रांडिंग का टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया गया, क्या डायमेंशंस रहते हैं, क्या फायदे हैं, एंड प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा रहता है और नया प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में क्या स्टेजेस आपके रहते हैं। एंड यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का भी एक मॉडल रहता है, तो ये जो मॉडल है ये आपको मालूम होना चाहिए। प्राइसिंग की क्या क्या अप्रोचेस आपके पास हो सकती हैं, प्रमोशन की क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके पास अलग अलग हो सकते हैं, क्या क्या इंटरमीडिएरीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कंज्यूमर के बाइंग का डिसीजन प्रोसेस क्या रहता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसका पूरा प्रोसेस, टाइप्स, सब कुछ पढ़ना है। सर्विस मार्केटिंग और सर्विस क्वालिटी ये भी पढ़ना है, इसमें 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग रहता है, ये आपको पता होने चाहिए। और कुछ नए आपके पास कंटेम्परेरी टॉपिक्स हैं जैसे सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये जो टर्म्स है इन सभी के मीनिंग एटलीस्ट जरूर करना। और ई कॉमर्स का टॉपिक और कुछ छुटपुट टॉपिक्स आपके यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, इनमें बहुत डीप नहीं जाना, बट यू शुड हैव ए प्रॉपर आइडिया कि इनका मीनिंग क्या क्या होता है। आगे है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ से शुरुआत होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, क्या उसके एसेंशियल फीचर्स हैं, क्या रूल्स हैं एक वैलिड ऑफर के, वैलिड एक्सेप्टेंस के, किस तरीके से आपका कंसीडरेशन रहता है, और कौन से केसेस हैं जिसमें बिना कंसीडरेशन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फ्री कंसेंट का टॉपिक और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको कुछ केसेस भी देखने को मिल सकते हैं कि कुछ एग्रीमेंट हुआ, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, आप रीजंस देकर बताइए, आप लॉ का रेफरेंस देकर बताइए। और कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज कैसे होता है, और अगर कोई ब्रीच कर दे तो क्या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास हैं। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर होता है, इसके अंदर कौन सी पार्टीज होती हैं, हर एक पार्टी की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। और इसके बाद सेल ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ वारंटीज होती हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या है मीनिंग और क्या डिफरेंसेस है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कब हो जाता है, अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या टाइप्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ टर्म्स भी आपके पास रहेंगे, कुछ डिफरेंसेस आपसे पूछ सकते हैं जैसे नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और डिसऑनर अगर हो गया तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है। कंपनीज एक्ट का टॉपिक इज आल्सो देयर। तो यहाँ पे कंपनी कैसे बनती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, कंपनीज के फीचर्स क्या हैं, कंपनीज में डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, कैसे उनको अपॉइंट करते हैं, और वाइंडिंग अप का भी कुछ बेसिक पोर्शन आप करके जाना कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस वगैरह क्या रहता है। एलएलपी अगेन बेसिक चीजें पता होना चाहिए एलएलपी के बारे में कि एलएलपी क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं। ऐसी कंपटीशन लॉ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड हैं, क्या क्या एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, कौन से एग्रीमेंट्स को प्रोहिबिट किया गया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट थ्योरीज रहते हैं आपके पास, तो हर एक थ्योरी के क्या फीचर्स हैं, व्हाट इज द मेन कोर एरिया। अगर कहीं पर डायग्राम वगैरह बना सकते हो तो डायग्राम वगैरह भी इनके जरूर कवर अप करके जाना। एंड यहाँ पे आपके कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, कुछ से भी रेगुलेशंस को भी इंक्लूड किया हुआ है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन आप कर सकते हो। आगे हमारे पास है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब देखो इनकम टैक्स आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन वाला यूनिट है, तो यहां से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया नया है, तो 1961 और 2025 का ट्रांजिशन आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये एक्ट और एडवांस्ड है, कैसे इंप्रूव करता है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो आपसे पूछ ही सकते हैं। आप मेरे से सवाल करेंगे सर कौन सा पढ़ के जाएं, ये सवाल हर किसी के मन में रहता है, और किसी को बता भी दो फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता। देखो 1961 और 2025 दोनों कानून अंदर से सेम है, बट सेक्शन और फॉर्म्स वगैरह आपके बदल चुके हैं। तो कंसेप्चुअली चीजें दोनों में सिमिलर है। तो हाँ, सेक्शन आपको दोनों के अगर आप कर सकते हो, 1961 वाला भी 2025 वाला भी, तो आप करके जा सकते हो। अगर आप दोनों सेक्शन अपने आंसर में कोट कर दोगे तो उससे इंप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पड़ेगा एग्जामिनर पे, तो ये फायदा आपको मिल सकता है। बाकी रेजिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक है, तो यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। एग्जेम्प्ट इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक यहां पे इंक्लूड किया गया है।
और इनकम फ्रॉम सैलरीज का टॉपिक, जो डिफरेंट हेड्स ऑफ सैलरी आपके रहते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, सैलरी के अंदर एचआरए कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल हो सकता है, परक्विजिट्स का न्यूमेरिकल हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी न्यूमेरिकल बन सकता है, पीजीबीपी में भी न्यूमेरिकल बन सकता है, आपको कुछ जानकारी दी जाए या पीएनएल अकाउंट दिया जाए, कहा जाए पीजीबीपी इनकम निकालो। कैपिटल गेन में से भी न्यूमेरिकल तो बन सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी बन सकता है। तो हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेशन से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक टॉपिक के 10-10, 20-20, 50-50 न्यूमेरिकल करो, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक टॉपिक के 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्स्ट का पेपर के अंदर 1-2 सवाल होंगे तो इनके पीछे ऐसे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाए तो वो करने की कैपेबिलिटी अंदर आपके होनी चाहिए। ऐसी आपकी डिडक्शंस हैं, क्लबिंग है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, टैक्स रेट्स हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, टैक्स प्लानिंग अवॉइडेंस का टॉपिक है, तो ये आपके टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। आगे है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक। तो जनाब ये वाला तो थ्योरेटिकल टॉपिक ही है। अब यहाँ पे आपसे थ्योरी पूछेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, किस तरीके से बैंक्स काम करते हैं, आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पूछ सकते हैं, बेसल नॉर्म्स के बारे में पूछ सकते हैं, एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, कैसे आप इनको कम कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, एनबीएफसीज क्या हैं, कैसे बैंक से अलग हैं, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड क्या है, कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, क्या इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इंश्योरेंस का टॉपिक, इंश्योरेंस में जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो आपके लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। नेक्स्ट वी हैव इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स से कंपेयर करें तो ये वाला यूनिट आपके लिए बिल्कुल नया है, और इस यूनिट के अंदर इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं, प्लानिंग को टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, इन नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन के टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, एंड एमएसएमईज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो देयर। गवर्नमेंट का बजट किस तरीके से बनता है, कैसे डेफिसिट हो सकता है बजट के अंदर, जीएसटी का टॉपिक भी यहीं पे आपका इंक्लूड किया गया है, एंड एग्रीकल्चर को लेकर भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देखो न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा बट बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, तो हर एक टर्म का एटलीस्ट मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप पेपर में जरूर कुछ लिख कर आए। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए फिर आप लिख भी लोगे, है ना। ऐसी नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है, और ये अगर आपको मीनिंग क्लियर है ना डिफरेंट टर्म्स के, तो आप एग्जामिनेशन में कुछ लिख सकते हो। तो इस पर्सपेक्टिव से आप इस टॉपिक को कवर अप करके चलना। एंड प्यारे दोस्तों, समय आपके पास काफी कम है, तो अगर आपको पका पकाया कंटेंट, पके पकाए क्वेश्चन और आंसर मिल जाए तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। और इसके लिए आप अवेयर स्टडी क्लासेस का जो सब्जेक्टिव कोर्स है विच इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बैंक, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं आंसर्स के साथ साथ, एंड इसके अलावा हमारे लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस भी चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसमें हम लाइव आपके साथ आंसर्स लिखते हैं, आपके आंसर्स को इंप्रूव कराते हैं, आपके पूरे इनपुट्स रहते हैं, तो आप उनमें भी जुड़ पाएंगे। और आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका एक इवैल्यूएशन वाला मॉक भी कंडक्ट किया जाएगा इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको अवेयर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी छोटी सी चर्चा। हिमाचल प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो जनाब आसान नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर को क्रैक करना इट्स रियली डिफिकल्ट। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो ठीक है, आपको नॉलेज है, उसको आंसर्स को लगाया, मार्क किया और निकल गए, बट सब्जेक्टिव पेपर में यू हैव टू नो हाउ टू राइट एन आंसर। तो जो भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, अगर आप एक्चुअल में उनको आंसर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, खुद से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जनाब आपका प्रिपरेशन अधूरा का अधूरा ही रहेगा। तो आंसर राइटिंग को जरूर आप डेली बेसिस पे अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करना। 1 घंटा डेली आंसर राइटिंग पे एटलीस्ट आपको देना ही देना है। एंड ऐसी टिप्स अगर आप और चाहते हैं तो आप हमें जरूर रीच आउट करिएगा, बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।